दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप मोदी मिसाइल के नाम से जानते होंगे। India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. External Affairs Minister Dr. Jaishankar. उनकी एक बड़ी पहचान सरकार में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी है। लेकिन आज हम आपको एस जयशंकर का वो कारनामा सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपको ना पता हो। कहानी कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 साल पुरानी है, जब एस जयशंकर एक यंग ऑफिसर थे। उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आए हुए केवल 7 साल ही हुए थे। साल 1984, तारीख 24 अगस्त और दिन शुक्रवार। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नई दिल्ली के श्रीराम नगर जा रहा था। वीके मेहता चीफ पायलट थे। सुबह के 7:30 बज चुके थे। पठानकोट के पास पगड़ी पहने 6 सिख नौजवानों ने कॉकपिट में एंट्री मारी। इनकी उम्र केवल 18 से 20 साल के बीच थी। हथियार के रूप में उनके पास सिर्फ कृपाण और पगड़ी में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के निडल्स यानी कि सुए थे। उन्होंने कृपाण लहराते हुए विमान हाईजैक करने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने पायलट मेहता को प्लेन अमृतसर ले जाने और गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा करने का इंस्ट्रक्शन दिया। पायलट ने ठीक वैसा ही किया। प्लेन ने अभी गोल्डन टेम्पल के 2 ही चक्कर लगाए थे कि हाईजैकर्स ने पायलट को लाहौर चलने का आदेश दिया। दरअसल वे लाहौर से अमेरिका जाने चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं था। पायलट प्लेन को लाहौर ले गए, लेकिन वहां एयरपोर्ट के ऊपर करीब 1.25 घंटे तक चक्कर काटने के बावजूद पाकिस्तानी ऑफिसर ने वहां प्लेन लैंड करने की मंजूरी नहीं दी और रनवे को ब्लॉक कर दिया। विमान को हाईजैक हुए अब तक करीब 2.25 घंटे हो चुके थे और फ्यूल लगातार कम हो रहा था। कंडीशन को देख पायलट मेहता ने कई जिंदगियों का हवाला देते हुए रेडियो मैसेज भेजा, जिसके बाद उन्हें प्लेन लैंड करने की मंजूरी मिल गई। भारत से जुड़ा होने के चलते बहुत ही संवेदनशील मामला था। पाकिस्तान जल्द से जल्द इस प्लेन से छुटकारा पाना चाहता था। इधर प्लेन हाईजैक हो जाने की खबर से भारत में तहलका मच गया, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये चौथी बार था जब कोई इंडियन प्लेन हाईजैक किया गया था। इसके बाद भारत सरकार के अधिकारियों और हाईजैकर्स से बात करके नेगोशिएशन में लगा दिया गया। इन्हीं में से एक ऑफिसर थे एस जयशंकर। वो सेवा में ज्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन सभी उनके नेगोशिएशन स्किल से कायल थे। मामला बेहद गंभीर था। नेगोशिएशन में काफी वक्त लग सकता था। ऐसे में जब घर से फोन आया तो उन्हें अपनी मां से फोन करके कहना पड़ा कि वे घर नहीं आ सकते। वे प्लेन हाईजैक के मामले को सुलझाने में लगे हैं। तभी उन्हें पता चला कि जो प्लेन हाईजैक हुआ है उसी में उनके पिता के सुब्रमण्यम भी है। ये पता चलने के बाद एस जयशंकर का दिल बैठ गया, लेकिन यात्रियों को छुड़ाने के उनके इरादे और मजबूत हो गए। उनके पिता के सुब्रमण्यम कोई साधारण आदमी नहीं थे। वो एक IAS ऑफिसर और IDS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस के डायरेक्टर थे। डिफेंस स्ट्रेटजी के फील्ड में उनका नाम था। अब जयशंकर की जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान चल रहा था। एक ओर वो सरकार के अधिकारियों के रूप में नेगोशिएशन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वे उस पीड़ित परिवार के सदस्य भी थे जिसका हेड प्लेन में इस वक्त बंधक था। दिक्कत ये थी कि हाईजैक करने वाले की कोई खास जानकारी सरकार के पास नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर बरस रही थी। उधर बंधक लोगों के परिवार वाले लगातार सरकार पर उन्हें छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक को फोन लगाया और उनसे कहा कि वे हाईजैक विमान को पाकिस्तान से उड़ने न दें, यात्रियों को छुड़ाने में उनकी मदद करें। लेकिन जियाउल हक ने उनकी ये बात नहीं मानी। उस समय इस्लामाबाद के इंडियन हाई कमीशन में KD शर्मा राजनयिक के रूप में तैनात थे। इस घटना के बाद उन्हें लाहौर पहुंचने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर अपने लोगों को हाईजैकर्स से छुड़वाना चाहती थीं। तब तक KD शर्मा लाहौर पहुंचते हैं, तब तक प्लेन लेकर वो वहां से उड़ चुके थे। अब हाईजैकर्स ने पायलट को अमेरिका चलने का आदेश दिया। तब पायलट मेहता ने उन्हें जानकारी दी कि डोमेस्टिक फ्लाइट में यूज होने वाला प्लेन है, इसकी क्षमता अमेरिका तक उड़ान भरने की नहीं है। यह सुनकर हाईजैकर्स सोच में पड़ गए। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। उन हाईजैकर्स में से एक ने अचानक रिवॉल्वर निकालकर पायलट मेहता के सिर पर सटा दी। उन्हें प्लेन को बहरीन ले चलने का आदेश दिया। पायलट मेहता ये देखकर हैरान हो गए कि हाईजैकर्स के पास तो केवल कृपाण थी, अब अचानक उनके पास रिवॉल्वर कहां से आई। बाद में पता चला कि जब वो पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे तो एक पाकिस्तानी अफसर ने हाईजैकर को कागज का एक बड़ा लिफाफा दिया था। इसके बाद वो फौरन प्लेन में आ गया और बाद में उसने उसी लिफाफे से अचानक रिवॉल्वर निकाल ली थी। यानी पाकिस्तान ने भारतीय यात्रियों की जान जोखिम में डालने की साजिश रची थी। सिर पर 3 पिस्तौल देख पायलट मेहता डर गए, लेकिन उन्हें टेक ऑफ करने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि स्थिति बहरीन के लिए उड़ान भरने के अनुकूल नहीं थी।
इसके बाद हाईजैकर्स ने उन्हें दुबई के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। जब प्लेन दुबई एयरपोर्ट पर एरिया में पहुंचा तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अफसर ने उसे लैंड करने से रोक दिया। लगातार रात गहरा रही थी। चूंकि यूएई एडमिनिस्ट्रेशन भी हाईजैक विमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए दुबई एयरपोर्ट की सारी बत्तियां बुझाकर अंधेरा कर दिया गया ताकि प्लेन लैंड ना कर सके। प्लेन बहुत देर तक हवा में मंडरा रहा था, फ्यूल लगातार खत्म हो रहा था। तब एक बार फिर पायलट मेहता ने लोगों की जिंदगी की गुहार लगाते हुए यूएई के अफसरों को मैसेज भेजा और उनसे रहम खाने को कहा। जहाज में केवल 5 मिनट का ईंधन बचा था। लैंडिंग की इजाजत न देने पर प्लेन को समुद्र में उतारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबकी जान मुश्किल में थी। सभी यात्री बेहद डरे थे, लेकिन जब सबको लग रहा था कि जिंदगी का अंत होने वाला है, पायलट मेहता के मैसेज के कुछ देर बाद ही दुबई एयरपोर्ट की बत्तियां जल उठीं। विमान को रनवे पर उतारने की मंजूरी मिल चुकी थी। तब तक सुबह के 4:30 बज चुके थे। यूएई इंडिया के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा था। यूएई के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो उस समय यूरोप के दौरे पर थे, वे भी इस घटना की खबर पाकर अपनी यात्रा बीच में छोड़ अपने प्राइवेट प्लेन से फौरन दुबई पहुंच गए। अब वे खुद इस मामले को डील कर रहे थे। यूएई में भारत के तत्कालीन एम्बेसडर इशरत अजीज और तत्कालीन विदेश मंत्री ए रहीम भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। रक्षा मंत्री शेख राशिद ने हाईजैकर से बातचीत शुरू कर दी। वक्त लगातार बीत रहा था। यात्री खौफ के साए के बीच भूख और प्यास से भी छटपटा रहे थे। यूएई एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां मामला संभालने की कोशिश की। उन्होंने खाने के पैकेट को और पानी को भी भेजा, लेकिन हाईजैकर्स ने इस सामान को प्लेन के अंदर नहीं आने दिया। हाईजैकर्स की पहली डिमांड थी कि उन्हें अमेरिका में शरण देने की शर्त मानी जाए, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। दुबई के पुलिस प्रमुख कर्नल तमीम ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईजैकर्स के बिना शर्त सरेंडर की बात कही। 25 अगस्त 1984 की शाम 7 बजे सभी यात्री प्लेन से सुरक्षित निकाले गए। इनमें कुल 74 लोग थे, जिनमें 68 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। हाईजैकर्स से बातचीत करने वाले दल में शामिल जयशंकर ने हाल ही में इस हाईजैक की घटना को खुद भी लोगों से शेयर किया। जाहिर है कि उस नेगोशिएशन की बदौलत ही यात्रियों की जान बच सकी। दोस्तों, ये कोई अकेला केस नहीं था। इसके बाद भी ढेरों ऐसे मौके आए जब एस जयशंकर ने अपने आप को साबित किया। रूस से जंग लड़ रही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का मामला हो, रूस से तेल खरीदने की डील हो, या फिर इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान भारत को स्टैंड क्लियर करने का, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, एस जयशंकर आज करीब 47 साल पहले सन 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उन्हें पहली ही पोस्टिंग मॉस्को में मिली। इसी सेवा में रहते हुए उन्होंने अमेरिका, चीन जैसे महत्वपूर्ण देशों में भारत के राजदूत की भूमिका निभाई, जो राजनीतिक, सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इससे भी बड़ी बात, भारत अमेरिका के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते, जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, उसे कराने में उनकी भूमिका ने इंडियन ब्यूरोक्रेसी में उनकी वो जगह बनाई जो सबको हासिल नहीं होती। आपको शायद पता ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने चीन का दौरा किया था। जब पहली बार उनकी मुलाकात एस जयशंकर से हुई, जयशंकर उस समय चीन में भारत के राजदूत की अहम भूमिका निभा रहे थे। सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, तो उस समय एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे। और आपको बता दें दोस्तों कि वहां मेडिसिन स्क्वायर पर आयोजित कार्यक्रम के शानदार आयोजन के पीछे किसी और का नहीं बल्कि एस जयशंकर का ही हाथ था। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉरेन सर्विसेज से रिटायरमेंट के बाद एस जयशंकर ने टाटा सन्स के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन के रूप में काम शुरू किया। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एस जयशंकर को बुलाया और देश के विदेश मंत्री की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। शायद ही किसी ब्यूरोक्रेट को कभी इतनी तवज्जो मिली हो। जाहिर है कि इसमें एस जयशंकर को अब तक के अनुभव, काम और स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। केवल भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी इनकी कूटनीति की तारीफ की जाती है। दोस्तों, आपको शायद ये ना पता हो कि वे भारतीय विदेश सेवा से जुड़े ऐसे पहले अधिकारी रहे जो सक्रिय राजनीति में आए और सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने पड़ोस पहले की नीति पर चलते हुए सबसे पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा किया ताकि पड़ोस में शांति रहे।
जयशंकर की एक और काबिलियत उस समय सामने आई जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का रूप दिया। उस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर झूठी बातें फैला रहा था। उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न देशों का दौरा किया और वहां की सरकारों को इंडिया का स्टैंड बताया और देश में विभिन्न देशों के राजदूतों को इस तरह समझाया कि दुनिया के एक आध देश को छोड़कर कोई भी देश भारत सरकार के फैसले के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि जो देश 370 पर भारत के रुख से सहमत नहीं हुए, उन्हें वैसा ही जवाब भी दिया गया। जैसे कि तुर्की के राष्ट्रपति ने 370 हटाने का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तुर्की यात्रा रद्द कर दी। मलेशिया ने इस मामले पर आंखें तरेरी तो भारत ने मलेशिया से इंपोर्ट होने वाले खाद्यान्न तेल पर रोक लगा दी। दोस्तों, जब अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने 370 हटाने की आलोचना की तो जयशंकर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जयपाल से मुलाकात के कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। इसी तरह जब भारत ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया तो उसके विरोध में दुनिया भर में दुष्प्रचार किया गया, लेकिन एस जयशंकर की लीडरशिप में विदेश मंत्रालय दुनिया भर को यह बात समझाने में कामयाब रहा कि इस कानून का किसी भी भारतीय से लेना देना नहीं है। इसका सीधा असर पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। एस जयशंकर की कामयाबी की लिस्ट बड़ी लंबी है, जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम है।